हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी और साथ में डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो पहले ले लेते हैं रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। तो सबसे पहले बच्चों, आपको केपी और केसी क्या डिनोट करता है ये पता होना चाहिए। अब जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, केपी क्या बताता है हमें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताता है इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। मतलब जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का हम क्या मेजर कर रहे हैं, पार्शियल प्रेशर। जब वो गैसीय स्टेट में दिए हुए और उनका मेजर कर रहे हैं हम पार्शियल प्रेशर, तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को केपी की टर्म में बताते हैं, ठीक है ना। और केसी क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। मतलब जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की हमें क्या दी हो, मोलर कंसंट्रेशन दी हो, तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस टर्म में निकालते हैं, केसी के फॉर्म में, है ना। तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है जो कि इस तरह से है, A moles of A plus B moles of B. Suppose they form product and the reaction is in equilibrium. C moles of C plus D moles of D. तो इस तरह से ये इक्वेशन है। अब मान लो यहाँ पर ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिए हुए हैं, इनकी हम क्या लेते हैं, कंसंट्रेशन लेते हैं। तो अगर कंसंट्रेशन ले रहे हैं तो फॉर दिस रिएक्शन वी विल एक्सप्रेस केसी। और केसी कैसे देंगे हम, तो क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रेशियो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मान लो कंसंट्रेशन को मैं C से डिनोट करती हूँ, तो कंसंट्रेशन ऑफ C रेज टू पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D रेज टू पावर D, ये क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन concentration of A raised to power A and concentration of B raised to power B। अब मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई मेरे पास। इसी तरह से बच्चों, फॉर द सेम रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम, अगर हम यहाँ पर ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं ये कंसीडर कर लेते हैं कि ये गैसियस स्टेट में आते हैं, तो हम उस समय क्या एक्सप्रेस करेंगे, इनका पार्शियल प्रेशर। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास किस फॉर्म में आएगा, के पी की फॉर्म में। तो क्या आ जाएगा, के पी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी रेज टू पावर सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी रेज टू पावर डी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए रेज टू पावर ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी रेज टू पावर बी। और सपोज ये वाली इक्वेशन मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक है। अब मान लो बच्चों, हमारे पास ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में है, हम इमेजिन कर लेते हैं कि ये गैसेस बिहेव करती हैं लाइक आइडियल गैसेस, ठीक है। तो सपोज द गैसेस बिहेव लाइक आइडियल गैसेस। सो फॉर आइडियल गैसेस वी नो दैट, है ना, आइडियल गैसेस के लिए हमें पता है कि PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। ये हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन आ जाती है। और इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, P इज इक्वल टू N/V/R/T। और N/V क्या हो जाता है बच्चों, कंसंट्रेशन, या P इज इक्वल टू CRT आ गया मेरे पास, ठीक है। अब सेम जो P इज इक्वल टू CRT है, ये वैल्यू अगर हम कहाँ रखते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं। तो कैसे रखेंगे, फिलहाल मेरे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ C है, तो इसके लिए अगर मैं यहाँ पर P इज इक्वल टू CRT C के लिए अप्लाई करती हूँ, तो क्या आएगा मेरे पास, PC इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ CRT। सिमिलरली हम P पार्शियल प्रेशर ऑफ D कैसे लिख देंगे, कंसंट्रेशन ऑफ DRT, पार्शियल प्रेशर ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ ART, है ना, और पार्शियल प्रेशर ऑफ B, कंसंट्रेशन ऑफ BRT। अब ये वैल्यू जो है, मान लो हम इक्वेशन 2 में भर देते हैं, तो कीपिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास आ जाएगा KP इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हमारे पास PC रेज टू पावर C था ना बच्चों, और PC की जगह मैं क्या लिख दूंगी, CRT रेज टू पावर C, इस तरह से लिख दूंगी। इसी तरह से CDRT रेज टू पावर D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ
आर टी रेज टू पावर ए, और यहाँ पे हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ बी आर टी रेज टू पावर बी। ठीक है ना। और यहाँ पे लिखना है बच्चों ये कैसे आया हमारे पास, कीपिंग द वैल्यू ऑफ पी ए पी बी पी सी पी डी इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना। तो इक्वेशन 2 विल बिकम ये इस तरह से आ जाएगा हमारे पास, है ना, के पी इक्वल टू ये। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे हम। अब आप इसको जो है क्या कर दो, एलेबोरेट कर दो। कैसे, सी रेज टू पावर सी और ये आर टी रेज टू पावर सी, मान लो ऐसे लिख देती हूँ मैं, आर टी रेज टू पावर डी अपॉन सी ए रेज टू पावर ए आर टी रेज टू पावर ए, सिमिलरली सी बी रेज टू पावर बी आर टी रेज टू पावर बी। अब बच्चों आपने लाइक टर्म्स इसमें इकट्ठी कर लेनी है, इकट्ठी लिख लेनी है। कैसे, जैसे हमारे पास सी है ना, तो कंसंट्रेशन ऑफ सी रेज टू पावर सी है ना, और कंसंट्रेशन ऑफ डी रेज टू पावर डी, और ये आर टी सी और आर टी रेज टू पावर डी। सिमिलरली नीचे वाले भी आपने ऐसे ही लिख लेना है, सी बी रेज टू पावर बी, और यहाँ पे आर टी रेज टू पावर ए आर टी रेज टू पावर बी। अब बच्चों आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो यहाँ पर, दिस इज इक्वल टू के सी। तो ये इक्वेशन यहाँ पे के पी आएगा सब जगह, यहाँ के पी आ जाएगा, यहाँ पे के पी आ जाएगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 दिस इज इक्वल टू के सी, यहाँ पे लिख दूंगी ना, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लिखेंगे कि इस सी कंसंट्रेशन ऑफ सी रेज टू पावर सी कंसंट्रेशन ऑफ डी रेज टू पावर डी अपॉन ये इक्वल टू के सी और आर टी। अब आपको पता है अगर बेस सेम हो तो क्या होता है, यहाँ पर पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो सी प्लस डी लिखूंगी मैं और अपॉन आर टी रेज टू पावर ए प्लस बी। और इसको और आगे सॉल्व कर लेंगे बच्चों हम, के पी इज इक्वल टू के सी। अब देखो सी प्लस डी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अपॉन आर टी रेज टू पावर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। और कौन से प्रोडक्ट और रिएक्टेंट जनरली हम लेते हैं, विच आर इन गैसियस स्टेट। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अब बेस सेम है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, आर टी रेज टू पावर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। और क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा के सी आर टी रेज टू पावर डेल्टा एन, और यहाँ पे जी क्या बताया मैंने, एन जी मतलब नंबर ऑफ मोल्स, डिफरेंस इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विच आर इन गैसियस स्टेट। ठीक है, गैसियस स्टेट में जो आएंगे उन्हीं की जो है हमने क्या लिखना है, नंबर ऑफ मोल्स कंसीडर करने हैं, तो डेल्टा एन जी आ जाएगा। तो ये रिलेशन आ गया बच्चों हमारे पास, के पी इज इक्वल टू के सी रेज टू पावर डेल्टा एन जी। ठीक है, तो इस तरह से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी। इम्पॉर्टेंट है, अक्सर आपको पूछा जाता है। अब एक और चीज़ नोट करनी है बच्चों आपने, कि अगर हमारे पास डेल्टा एन जी सपोज हमारे पास 0 आ जाता है तो उस समय क्या होगा, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1, तो आर टी की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो के पी और के सी क्या हो जाएंगे उस समय, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, जब डेल्टा एन जी क्या होगा, 0 होगा। लेकिन व्हेन डेल्टा एन जी इज ग्रेटर दैन, अब बच्चों अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर दैन 0 आता है मतलब ये पॉजिटिव हो जाता है, तो क्या होगा, के पी विल बी ग्रेटर दैन के सी। लेकिन अगर डेल्टा एन जी नेगेटिव आता है, ठीक है, मतलब लेस देन 0 होगा, तो के पी विल बी लेस देन के सी। तो इस तरह से आप ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो था रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी।
अब डिस्कस करेंगे बच्चों हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इम्पॉर्टेंट है बच्चों और अक्सर कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपने ध्यान से समझनी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या क्या होंगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपने याद रखनी है बच्चों की द वैल्यू ऑफ के इज कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन। ठीक है, ये हमेशा क्या रहेगी, वैल्यू किसी भी रिएक्शन के लिए कांस्टेंट रहेगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, और अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हो तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। एंड दिस वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। और साथ में हम जो इक्विलिब्रियम अटेन करते हैं ना, वो किस डायरेक्शन से आ रहा है इससे भी ये इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, मतलब आपको पता है ना इक्विलिब्रियम जो है दैट कैन बी अटेन फ्रॉम एनी डायरेक्शन, तो किस डायरेक्शन से इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है इसके भी इंडिपेंडेंट होती है वैल्यू ऑफ के। सेकेंड आपने याद रखना है बच्चों कि मान लो हमारे पास कोई रिएक्शन है और उसमें हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, तो अगर हम रिवर्स रिएक्शन लिखते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, इन्वर्स्ड हो जाती है। ठीक है, इफ वी रिवर्स द रिएक्शन, if we reverse the reaction in equilibrium, the value of k is inversed। अब कैसे, मैं एग्जांपल देके समझाती हूँ आपको। मान लो मेरे पास एक रिएक्शन दी हुई इन इक्विलिब्रियम की, जो हमारे पास एसिटिक एसिड है। ठीक है, सपोज ये इथाइल अल्कोहल से रिएक्ट करता है और बना देता है इथाइल एसीटेट प्लस वाटर। ठीक है, इस तरह से ये रिएक्शन है, प्लस यहाँ पे वाटर बनता है। अब मान लो बच्चों ये एक रिएक्शन है और इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए जो के है ना उसकी वैल्यू दी हुई 4। ठीक है, अब मान लो इस रिएक्शन को मैं रिवर्स डायरेक्शन में लिखती हूँ। कैसे, सपोज ये इथाइल एसीटेट मैंने लिखा प्लस वाटर, और यहाँ पर ये बन रहा है एसिटिक एसिड प्लस इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लो के डैश है, नई रिएक्शन बन गई ना, ये रिवर्स हो गई तो के डैश है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा बच्चों, इनवर्स हो जाएगा पुराने इक्विलिब्रियम के। ठीक है, इनवर्स हो गया, या आप इसको 1/4, के की वैल्यू 4 थी ना, तो यहाँ पे के डैश क्या आ गया, 1/4। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक आपने याद रखनी है बच्चों कि मान लो कोई रिएक्शन है और उसमें इक्विलिब्रियम आ जाता है। ठीक है, सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है H2 गैसियस प्लस I2 गैसियस इन इक्विलिब्रियम विद 2HI गैसियस। ठीक है, अब ये एक रिएक्शन है और इसके लिए जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू मान लो K आती है। ठीक है, अब इस रिएक्शन को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पर फर्क पड़ेगा ना, तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो इस के से कैसे रिलेट करेगा, देखते हैं। मान लो इस रिएक्शन को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों एक पर्टिकुलर नंबर से। सपोज मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ये, तो हमारे पास जो नया इक्विलिब्रियम बन गया, इक्विलिब्रियम रिएक्शन बन गई, वो क्या आएगी, वो इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, ये मैंने जो है क्या करा, इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू के डैश, तो वो इस पुराने वाले इक्विलिब्रियम से कैसे रिलेट करेगी। तो आपने याद रखना है कि अगर हम किसी रिएक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं एक पर्टिकुलर नंबर से, तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है दैट विल बी इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द अर्लियर रिएक्शन रेज टू पावर द नंबर बाय विच द रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, अगर 3 से मल्टीप्लाई करती तो 3 लिख देते। ठीक है ना, और ज़रूरी नहीं है बच्चों ये मल्टीप्लिकेशन होल नंबर से हो, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, या मैं इसको यूँ भी तो लिख सकती हूँ कि मान लो सेम रिएक्शन है और हमने देखो क्या चेंज लाया इसमें,
हमने क्या करा बच्चों, इसको डिवाइड कर दिया 1/2 से, यहाँ भी 1/2 से, 1/2 करोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो गई, के डैश। और कैसे रिलेट करेगी ये पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, तो के रेज टू पावर द नंबर बाय विच मल्टीप्लीकेशन हैज़ बीन डन। तो यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई किया तो रेज टू पावर हाफ ना, के रेज टू पावर हाफ तो हम कैसे लिख देंगे, रूट ऑफ के। मतलब अगर फ्रैक्शन है तो यहाँ पे रूट आ जाएगा उसका, ठीक। तो इस तरह से आप क्या याद रखना है आपने कि मान लो किसी कोई रिएक्शन है इक्विलिब्रियम में और उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से, तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो बनेगा वो क्या बनेगा, दैट विल बी इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेज टू पावर द नंबर बाय विच वी हैव मल्टीप्लाइड द रिएक्शन। फिर आपने नेक्स्ट याद रखना है बच्चों कि मान लो कोई रिएक्शन है इक्विलिब्रियम में है एंड द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन मोर देन 2 स्टेप्स, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेप्स में वो हो रही है। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, दैट विल बी प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शंस इन डिफरेंट स्टेप्स, ठीक है ना। कैसे, मान लो एक रिएक्शन है N2O2, ये रिएक्ट कर रहे हैं और ये बना रहे हैं 2NO, ठीक। यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में आ गया और सपोज इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू K1 है, ठीक है। और दूसरा स्टेप यहाँ पे आ जाता है NO प्लस O2 और यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू मेरे पास आ जाती है K2 इस रिएक्शन के लिए। तो जो ओवरऑल रिएक्शन बनेगी ना बच्चों, ओवरऑल रिएक्शन क्या बनी हमारे पास, ओवरऑल रिएक्शन ये बन गई N2 प्लस 2O2 इन इक्विलिब्रियम विद NO2, ये आ गया ना। इस तरह से ये ओवरऑल रिएक्शन आ गई। तो इसके लिए K की वैल्यू क्या होगी, प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द 2 रिएक्शन, तो K1 इंटू K2। तो इसका मतलब अगर कोई रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में हो रही है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ओवरऑल रिएक्शन विल बी द प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द डिफरेंट स्टेप्स। फिर आप एक और कैरेक्टरिस्टिक याद रखोगे बच्चों कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट वैल्यू ऑफ के, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ये अफेक्ट नहीं करता। आप कैटलिस्ट ऐड कर दो तो क्या होगा, के की वैल्यू उस रिएक्शन के लिए सेम ही रहेगी, के की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आ गई हो। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।